Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 Geography, chapter number 6 Major Landforms of the Earth. आज की क्लास में मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे. You must have seen some of the landforms features as shown in the picture 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था और यहाँ हम उसी लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं. ये जो नीचे फिगर बना हुआ है 6.1 में जो लैंडफॉर्म्स आपको दिख रही है, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जैसे माउंटेन लिखा है, प्लेट्यू है, ट्रिब्यूटरी है, प्लेन्स है, बेसिन है, माउंटेन रेंज है, हिल्स है. ये सभी कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं और ये लैंडफॉर्म्स लिथोस्फीयर के ही ऊपर बने होते हैं. और इस लिथोस्फीयर को आप देखें तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये बिल्कुल भी समतल नहीं है. कहीं पे उबड़ खाबड़ दिख रहा है और कहीं पे प्लेन्स दिख रही है. तो क्या होता है कि ये लिथोस्फीयर जो है ये यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. तो ये जितने भी लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं ये दरअसल दो तरीकों से बने हुए हैं. आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो धरती जिसके के ऊपर आप खड़े हैं वो धीरे धीरे, बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा है उसका, वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है. तो पृथ्वी के भीतर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट लगातार चलते रहता है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता. और ये जो अंदरूनी प्रक्रिया है, जो इंटरनल प्रोसेस है, उसकी वजह से पृथ्वी में कहीं कहीं पे अपलिफ्टमेंट हो जाता है और कहीं कहीं पे पृथ्वी जो है वो डूब जाती है. तो बहुत सारी जगह आपको इस तरह की देखने को मिल जाएंगी जब आप लैंडफॉर्म्स को देखोगे तब. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slopes as mountains, plateau and plains. तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जितने भी लैंडफॉर्म्स जो हमने अभी देखे ये दो प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं. एक तो पृथ्वी के अंदर आंतरिक प्रक्रिया होती है और एक बाहरी प्रक्रिया होती है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप जहाँ खड़े हो, जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, वो धीरे धीरे मूव करती है पर उसका हमें एहसास तक नहीं होता. पृथ्वी के अंदर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चलते रहता है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चल पाता, लेकिन वो फिर भी मूव होती है. तो जो फर्स्ट प्रोसेस है यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस है उसकी वजह से पृथ्वी कई जगहों पे अपलिफ्ट हो जाती है और कई जगह पे डूब जाती है. कई जगहों पे अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है यानी कि उठा हुआ देखने को मिलता है और कई जगह पे पृथ्वी जो है वो डूब जाती है. दूसरा प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस. इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं. एक तो होता है इरोजन और दूसरा होता है डिपोजिशन. इरोजन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि सरफेस जो है वो थोड़ा सा घिसता चला जाता है और डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है वो फिर से रीबिल्ट होता है यानी कि फिर से बनता है. यानी डिपोजिशन होता है कब होता है जब वहाँ पे जमाव होता है.
तो दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। तो आप देखेंगे कि ये जो इंटरनल प्रोसेस है और जो ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि ये पानी के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा और हवा के द्वारा ये प्रोसेस किए जाते हैं। तो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उन्हें हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में, और वो डिपेंड करता है उनके एलिवेशन पे, यानी कि वो ज़मीन से कितने उठे हुए हैं उस आधार पे हम लैंड फॉर्म्स को विभाजित कर सकते हैं और मुख्यतः 3 भागों में रख सकते हैं। पहला है माउंटेन्स यानी कि पहाड़, दूसरा है प्लेट्यू यानी कि पठार, और तीसरा है प्लेन्स यानी कि मैदान। तो इन 3 भागों को अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउंटेन को। माउंटेन जो है वो नेचुरल एलिवेशन है अर्थ के ऊपर, यानी कि ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरली जो एलिवेटेड एरिया है। माउंटेन जो है वो एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस पे, और ये जो माउंटेन होता है वो ऊपर से नुकीला होता है और इसका बेस जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज़। ये पहाड़ जो होते हैं ये अपने आसपास के एरिया से काफ़ी उठे हुए होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और कुछ पहाड़ तो ऐसे होते हैं जो कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं, है ना। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो ठंडा होते चला जाता है। पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अलग अलग स्फीयर में पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जाता है और ठंडा होते जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। These are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountain area since the slopes and steeps, less land is available for farming. तो कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली फ्रोज़न होते हैं, वो रिवर ऑफ आइस कहे जाते हैं, यानी कि वहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ जमी हुई होती है। इस तरह के बर्फीले पहाड़ को हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते क्योंकि ये अंडर द सी होते हैं, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर नहीं होते, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं होते, बल्कि समंदर के नीचे होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें तो मौना किया जो कि हवाई में है, जो कि पैसिफिक ओशन में है, वो एक अंडर सी माउंटेन है। और ये माउंटेन एवरेस्ट से भी काफ़ी ऊंचा है क्योंकि इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर हाई है। तो आप देखेंगे कि ये जो हिली एरिया होता है, जो माउंटेन वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श होता है, बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, ऐसे एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं और जो स्टीप्स होते हैं, पहाड़ का जो ढलान होता है, उन सब वजहों से क्या होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए या फार्मिंग के लिए कम ज़मीन अवेलेबल हो पाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैदावार भी नहीं होती है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe, and South America, respectively. Mountains vary in their heights and shapes. अब माउंटेन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है, ये एक नेचुरल एलिवेशन होता है जो कि पृथ्वी से उठा हुआ होता है ना। इसके अलावा ये अपने आसपास की ज़मीन से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। और फिर माउंटेन्स यदि एक लाइन में हो, कई माउंटेन्स यदि एक लाइन में हो तो उन्हें हम रेंज कहते हैं। बहुत सारे माउंटेन सिस्टम जो हैं वो पैरेलली जो है वो 100 किलोमीटर्स की दूरी तक फैले हुए होते हैं, यानी कि पैरेलली बहुत सारे माउंटेन रेंजेस होते हैं। तो बहुत सारे माउंटेन सिस्टम जो हैं वो इसी तरह से पैरेलल रेंजेस में फैले हुए होते हैं कई किलोमीटर्स तक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हिमालय को ले लीजिए, तो हिमालय को भी आप देखें कि इसके भी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ये भी काफ़ी दूर, काफ़ी किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। इसके जो 3 रेंजेस हैं उन्हें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो माउंटेन्स जो हैं
जब हम माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये माउंटेन कितने तरह के होते हैं। तो माउंटेन मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालय माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंट। जैसे एशिया में हिमालय के काफ़ी रेंजेस हैं, 3 रेंजेस हैं जैसा कि मैंने बताया। ठीक इसी तरह यूरोप और साउथ अमेरिका में भी एल्प्स के और एंडीज के बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं। तो जैसे कि इंडिया में हिमालय है, ठीक उसी तरह से यूरोप में एल्प्स और साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यानी कि पर्वतों की एक श्रृंखला बनी हुई है। पैरेलली ये फैले हुए हैं काफ़ी किलोमीटर्स दूर तक। तो जब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि माउंटेन कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः माउंटेन 3 तरह के होते हैं। एक तो फोल्ड माउंटेन, दूसरे ब्लॉक माउंटेन्स और तीसरे वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद rugged relief and high conical peaks. The Aravalli Ranges in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountain. तो सबसे पहले हिमालय और एल्प्स को यदि ले लें तो इसे यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और तो सबसे पहले यदि हिमालयन और एल्प्स को ले लें तो हम ये देखेंगे कि इसका बहुत कॉनिकल पीक्स यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकीला है। इसके अलावा अरावली रेंज जो है इंडिया में वो सबसे पुराना इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम। ये सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। ब्लॉक माउंटेन्स की यदि बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपलिफ्ट ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन। द राइन वैली एंड द Vosges mountain in Europe are example of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landforms. अब ब्लॉक माउंटेन जो है ये कैसे बना है ये जानने के लिए आप देखिए तो क्या होता है कि बहुत बड़ी जगह जो है वो जब टूटती है और अपने जगह से घिसक जाती है वर्टिकली, तब इस तरह के पहाड़ का निर्माण होता है। यानी वर्टिकली जब कोई ज़मीन टूट के अपने स्थान से घिसक जाती है तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर उठा हुआ होता है और कुछ हिस्सा जो है वो नीचे दबा होता है। तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं और जो लोअर्ड ब्लॉक होता है यानी कि नीचे की तरफ का जो ब्लॉक होता है उसे हम ग्रेबन कहते हैं। द राइन वैली एंड द वॉस्गस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। राइन वैली जो है वो और वॉस्गस माउंटेन जो है यूरोप का वो इस तरह के ब्लॉक माउंटेन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा तीसरी तरह का जो माउंटेन होता है उसे वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंट फुजियामा जो कि जापान में है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए कि माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। रिजर्वायर्स आर मेड and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountain is always used for irrigation and generations of hydroelectricity. तो आप देखेंगे कि माउंटेन्स जो हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स है। सबसे पहले तो इस बात को जानिए कि माउंटेन्स जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और हमें माउंटेन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, यानी कि जो पानी हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, जिस पानी के बिना हम बिल्कुल रह नहीं सकते, वो पानी हमें कहाँ से मिलता है? वो पानी भी हमें पहाड़ों से ही मिलती है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फीले पहाड़ होते हैं जिसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये ग्लेशियर्स जो हैं यही वो सोर्स हैं जो हमें पानी प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो रिजर्वायर्स बनाया गया है। फिर माउंटेन पे जो ये पानी होता है उसका इस्तेमाल हम इरिगेशन के लिए भी करते हैं, यानी कि सिंचाई के कार्यों में करते हैं, यानी कि खेतों वेतों में या जहाँ कहीं भी हम क्रॉप लगाते हैं वहाँ पे जब पानी डालना होता है तो हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स।
इसके अलावा जो रिवर वैलीज़ होती है, साथ ही साथ जो टेरेस फार्मिंग होती है, यानी पहाड़ों को काट के उनकी ज़मीन को समतल बनाई जाती है और वहाँ पे जो क्रॉपिंग की जाती है, वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का, यानी कि उगाने का। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके अलावा माउंटेन्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको फ्लोरा और फौना की मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स etc। तो आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये जंगल जो है ये हमें जलावन के लिए लकड़ी भी प्रदान करती है, ये हमें चारा भी हमें यहाँ से मिलता है जानवरों के लिए। इसके अलावा रहने के लिए शेल्टर भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें जंगल से बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि ये जो गम है, गोंद जिसे हम कहते हैं, वो है, और बहुत सारे इसके अलावा चीज़ें हैं जो हमें जंगलों से यानी कि माउंटेन्स से प्राप्त होती है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन idyllic site. Mountains provide an idyllic site for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hand gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sports? तो इसके अलावा आप देखेंगे कि माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ी जगह जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से भी टूरिस्ट का ध्यान आकर्षित करती है और प्रायः लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं। ना सिर्फ गर्मियों में, बहुत बल्कि सर्दियों में भी बहुत लोग इतने शौकीन होते हैं कि सर्दियों में भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि देखना होता है कि माउंटेन पे जब जाएंगे हम ठंड में तो जो बर्फ़ गिरेगी उसका आनंद लेने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। तो ये अपने सीनिक ब्यूटी के लिए भी काफ़ी फेमस होते हैं। इसके अलावा माउंटेन का जो एरिया होता है वहाँ बहुत तरह के स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, इसके अलावा स्कीइंग। ये सब ऐसे खेल हैं जो कि माउंटेन एरिया में खेले जाते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेल हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू जो होता है ये भी अपने आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है। जैसे पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ जो है वो अपने आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और कॉनिकल होता है, लेकिन प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं तो ये इतना ऊंचा नहीं होता जितना पहाड़ होता है, बल्कि ये अपने आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ये कॉनिकल नहीं होता है, इसका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, टेबल लैंड की तरह। A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. अब प्लेट्यू की हाइट जो है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। कई जगहों पे तो ये काफ़ी कम होती है, सिर्फ 100 मीटर्स ही हो सकती है, और कई जगह पे ये हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी हो सकती है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। जैसे कि हमने माउंटेन्स में देखा कि यंग फोल्ड माउंटेन थे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन थे, ठीक उसी तरह से प्लेट्यू भी होता है। ये नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़। जो भारत का जो दक्कन का प्लेट्यू है, यानी कि साउथ का जो हिस्सा है, वो प्लेट्यू जो है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू का हिस्सा माना जाता है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. इसके अलावा जो पुराने प्लेट्यू होते हैं उसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ईस्ट अफ्रीका का प्लेट्यू है जो कि कीनिया में है। इसके अलावा तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। द तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ अ हाइट ऑफ 4,000 to 6,000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो सबसे ऊंचा पठार जो है, सबसे ऊंचा प्लेट्यू जो है वो तिब्बत प्लेट्यू है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ऊंचा है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 4,000 से 6,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल है, यानी कि जो समुद्र तल है उससे
उतनी ऊंचाई पर यह पठार स्थित है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। एज a result, many of mining areas in the world are located in the plateau area. तो प्लेट्यू जो जैसे कि पहाड़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल था, ठीक इसी तरह से पठार भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स इन पठारों में पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड का जितना भी माइनिंग का एरिया है वो इन प्लेट्यूज़ में लोकेटेड है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो एग्जाम्पल में यदि आप देखें तो अफ्रीकन प्लेट्यू में यदि हम देखें तो गोल्ड और डायमंड के माइनिंग्स बने हुए हैं, जहाँ से गोल्ड और डायमंड निकलता है। ठीक इसी तरह से भारत में आयरन, कोयला और मैग्नीज का जो भंडार है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। इन द प्लेट्यू एरिया there may be several waterfalls as the river falls from a great height. In India, the Hundru Falls in Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. तो प्लेट्यू एरिया में बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में वाटरफॉल्स, क्योंकि वाटरफॉल जो है वो बहुत ऊंचे हाइट से नीचे की तरफ गिरता हुआ पानी के एक झरने की तरह होता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में यदि एक एग्जाम्पल में तो हुंड्रू फॉल है जो कि छोटा नागपुर में है, इस जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है, और दूसरा कर्नाटका में जोग फॉल है जो एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। मेनी प्लेट्यू हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। तो ये जो पठार है इसमें एक लावा प्लेट्यू होता है, लावा पठार होता है। तो लावा प्लेट्यू जो होता है वो ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होता है, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा प्लेट्यू में बहुत सारी खूबसूरती छिपी हुई होती है जिसको देखने के लिए लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और टूरिस्ट लोग हमेशा ही ऐसे क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसको अभी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसे लेके मैं जल्द ही आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। उसके पहले आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। साथ ही साथ क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी नोटबुक को भी बहुत ही खूबसूरती से बनाना है। हमेशा ज्योग्राफी के लिए आप जो नोटबुक बनाएंगे वो एक तरफ रूल्ड होनी चाहिए, दूसरी तरफ प्लेन होनी चाहिए, और जो प्लेन वाला साइड है उधर आप फिगर ड्रॉ करेंगे। इस चैप्टर में भी जो फिगर आपको ड्रॉ करने हैं वो हैं फिगर 6.1 जिसमें लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, फिगर 6.2 जिसमें फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं, फिगर 6.3 जिसमें ब्लॉक माउंटेन बने हुए हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक माउंटेन का फिगर जो है 6.4 वो भी आपको ड्रॉ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।